CH-21 शैतान का कहर। उसी दिन दोपहर 12:30 बजे मंदिर के आसपास के जंगल को सील कर दिया गया है। विमल की लाश को ढककर पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक क्राइम डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है। यही बुरहानपुर की पुलिस जंगल का मुआयना कर रात में आए हुए लोगों के बारे में और पता लगा रहा है। उधर फोटोग्राफर्स लाश के आसपास बने चौक की रेखा की तस्वीर ले रही है। वहीं पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर रवि के पास कुछ हवलदार आते हैं। हवलदार 1 और 2। जय हिंद सरा। इंस्पेक्टर रवि जय हिंद, बताओ क्या खबर है। हवलदार सर, आसपास के लोगों के मुताबिक यहाँ तकरीबन सुबह 5 बजे के पास इस लाश के बारे में पता चला। गांव के कुछ लड़के यहाँ जंगल की इस हिस्से में आए थे लकड़ियाँ लेने के लिए, तभी उन्होंने हमें इत्लाह कर दी और हम बजे टेक जंगल को हर तरफ से सील कर दिया। इंस्पेक्टर रवि और कुछ हवलदार सर, किले के नीचे 3 गाड़ियों के टायर के निशान मिले हैं। हमने उनके फोटोज ले लिए हैं और आसपास के लोगों से उसके सिलसिले में बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर रवि सिगरेट जलाकर, क्या किसी ने उस माडी को देखा। हवलदार 1, हाँ 2-3 लोगों ने कुछ गाड़ियों को सुबह 4-4:30 बजे के करीब यहाँ से आते जाते देखा, लेकिन किसी को गाड़ी का नंबर प्लेट याद नहीं। इंस्पेक्टर रवि गाड़ी का रंग, कौन सी गाड़ी थी। हवलदार 2, सर लोगों ने 2 गाड़ियां देखने का दावा किया, एक लाल और दूसरी सफ़ेद, लेकिन इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। इंस्पेक्टर रवि ठीक है, आसपास के टोल प्लाजा और सिक्योरिटी कैमरा को चेक करवाओ और जितना जल्दी हो सके और इन्फॉर्मेशन निकालो। दोनों हवलदार ठीक हैं सर, जय हिंद। ये कहकर वो दोनों हवलदार वहां से चले जाते हैं। रवि अपनी अचजली सिगरेट को जमीन पर फेंक देता है और कहता है, रवि अगर गाड़ियों का इन्फॉर्मेशन मिल भी गया तब भी डिटेल्स निकलना में बहुत देरी हो जाएगी। तब तक इनके पास बहुत समय है शहर छोड़ के भागने के लिए। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि हमें इस विमल के साथियों को जल्द से जल्द पता लगा सके। तभी उधर भरत व्यास आता है। रवि भारत को देख के कहता है, रवि गुड मॉर्निंग सर, आज यहाँ कैसे। भरत गुड मॉर्निंग रवि, सुना है कि यहाँ कल रात को किसी की हत्या हो गई। रवि हाँ सर। भरत वही पुरान पैटर्न। रवि जी, बॉडी को पूरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया है। भरत, फिर आगे का प्लान क्या है केस को लेकर। रवि भरत को देखते हुए, जैसे होता आया, केस को दबाने को ऑर्डर आ जाएगा, फिर केस क्लोज। भरत तो किस बात की चिंता सता रही है तुमको। रवि चलते हुए, यहाँ के लोग इस गतिविधि से भली भांति परिचित हैं और जब तक जरूरी नहीं होता वो घर के बाहर नहीं निकलते, तो इतने रात को उन 3-4 लोगों का समूह मंदिर के प्रांगण में क्यों आए थे। ऐसा तो नहीं कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। भरत तो तुम्हें क्या लगता है, इस हादसा की आड़ में किसी ने इस लड़के को मारवा दिया हो। रवि हो सकता है सर, लेकिन अब तक मोटिव के बारे में पता नहीं चला। भरत उन लोगों को लेके आसपास कोई सबूत मिले तुम्हें। रवि उन्होंने कुछ सामान जरूर लाया था अपने साथ और कुछ फुटप्रिंट्स मिले भी, पर मंदिर में आवा जाही करने वाले लोगों के कारण वो इक्विपमेंट्स और पेयर के निशान मिट गए हैं। भरत लेकिन इस केस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम अपना ध्यान कोई दूसरे केस पर लगाओ। रवि नहीं सर, मंत्र नहीं मान रहा है, इस केस को अनऑफिशियली मैं इन्वेस्टिगेट जरूर करूंगा। भरत ठीक है रवि, तुम्हारी मर्जी। बहरहाल उस बंदे का चेहरा देख सकते हैं मैं जो मारा गया है। रवि हाँ सर, जरूर। अपने फ़ोन से कुछ फोटोज निकलकर रवि भारत को दिखता है। उन तस्वीरों को देख भारत चौंक जाता। भरत, अरे वे तो। रवि क्या हुआ सर, क्या आप जानते हैं इसको। भरत हो, इसका नाम गौरव है। कुछ दिनों पहले वे अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर मुझसे मिलने आए था और अनुत्थामा के केसेस को लेकर मुझसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। रवि तो। भरत जाहिर है कि मैंने जानकारी नहीं दी क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन क्लास से फ्रेंड हैं। वो कह रहे थे कि वो कोई पैरानॉर्मल ट्रैकर ग्रुप हैं जो इस रहस्य को सिलसिले में मुझसे मिलने जाए थे। रवि ओके, और कोई जानकारी, वो कहाँ से आए थे और किधर रहते थे। भरत अपना सर हिलाकर मन करते हुए, वो तो मैं नहीं जानता कि वो शहर में कहाँ रहते थे, लेकिन वो बुरहानपुर के नहीं थे, शायद दिल्ली या किसी और जगह से आए थे वो। रवि हम भरत, जब वो मुझसे मिलने आए थे तो उनकी गाड़ी का नंबर मेरे नौकर ने देख लिया था। अगर तुम चाहो तो एक बार मैं तुम्हारी बात मेरे नौकर से करा सकता हूँ। रवि जरूर, हम अभी चल के उससे बात कर सकते हैं। भरता चलो, इससे तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उधर गौरव होश में आता है और जमीन पर बैठ जाता है। वो एक बड़े से बंद खाली कमरे में है और उसके पास रोहन, युक्ति और सुनैना बेहोश पड़े हुए हैं। गौरव अपने हाथों के सहारे उठ के बैठ जाता है और आसपास अपने हाथों से चक्कर जानने की कोशिश करता है कि वो कहाँ हैं। गौरव कोई है, हाथों से आसपास की जमीन छूकर
बेहोश रोहन जिसके पैर पर गौरव का हाथ पड़ता है उसे हिलाकर गौरव पूछता है, गौरव रोहन रोहन हाथ से हिलाते हैं रोहन करें। पर रोहन की आंखें नहीं खुलती। कोई है। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और दीपक एक चेयर लेकर अंदर कमरे में आता है। दीपका गुड आफ्टरनून गौरव, नींद अच्छी होगी गौरव डर के, कहाँ हूँ मैं, मेरे दोस्त कहाँ है। दीपका चिंता मत कीजिए, आप महफूज हैं और हमारे साथ हैं और आपके दोस्त भी इसी कमरे में हैं पर बेहोश हैं। गौरव और संगीता, दीपका वो हमारे डॉक्टर के सुपरविजन में हैं और आराम कर रही हैं। गौरव क्या चाहते हो हमसे, क्यों लाए हो हमें। इथ जवाब दो दीपक चलकर कमरे के एक टेबल से एक गिलास भरकर कहता है। दीपका हम जो चाहते हैं वो भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। गौरव के पास चलकर ग्लास और एक फाइल लेकर आता है, ये लो पानी पियो। गौरव पानी का गिलास नहीं लेता। दीपका चिंता मत करो, अगर तुम्हें मारना होता होटल में ही मार देते, इधर क्यों लाते। गौरव उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर पानी पीने लगता है। इधर दीपक चेयर में बैठकर फाइल खोलता है और कहता है, दीपका गौरव प्रजापति पिछले 17 सालों से तुम्हारे पीछे पड़े हैं हम, एक कुदरती करिश्मा जिसके कारण तुम वो देश आ सकते हो जो कोई नहीं देख सकते और जो दूसरे देश कर सकते हैं वो तुम नहीं देख सकते। वेरी फैसिनेटिंग। गौरव पानी का गिलास नीचे रखकर, तुम मुझे जानते हो। दीपका हाँ, हम सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में। तुम कहाँ से हो, किसके बेटे हो, कैसे तुम्हें ये दिव्या शक्तियाँ मिली और कब से बुरहानपुर में हो। सब कुछ गौरव, तो तुम ही वो लोग हो जो मेरे पीछा दिल्ली में किया करते थे। दीपका हाँ, लेकिन हमें तुम्हारी पूरी शक्तियों के बारे में पता नहीं था, इसलिए तुम्हें हमने गिरफ्त में नहीं लिया। हमारी कुछ थियरीज थी तुम्हारी शक्तियों को लेकर जो मटेरियलाइज नहीं हुई। सौरभ लगता है कि तुम पालौकिक जीवों को देखने और बात करने के अलावे और कोई शक्ति नहीं है तुम्हारे पास। गौरव आपने ने तो सब कुछ बता दिया मेरे बारे में, पर अभी तक आपने कुछ नहीं बताया अपने और अपने डिपार्टमेंट के बारे में। दीपक जरूर, मेरे नाम दीपक मेहरा है और मैं इस डिवीजन को लीड करता हूं। हमारा काम है देश में कहीं भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और एंटिटीज को मेजर करके खतरे को भांपना और अगर जरूरत पड़े तो उस खतरे का खात्मा करना। गौरव दीपक की बातें सुनता रहता है और दीपक आगे कहता है, दीपका हम बहुत साली से तुम्हें स्टडी कर रहे हैं और चाहते थे कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। गौरव मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। दीपक हाँ पूछो गौरव, अगर आपका ये डिवीजन इतना ही शक्तिशाली है, इतनी विश्वसनीय है, तो तुमने इन मौतों को होने से क्यों नहीं रोका। क्यों मासूमों की जानें आज भी जा रही हैं, क्यों तुम अश्वत्थामा के श्राप को खत्म नहीं करते। दीपक ये सूत्र हंसने लगता है और कहता है, दीपका तुम लोग इस चीज को एक खेल समझ रहे थे। तुम्हारे दोस्तों के बारे में तो मान सकता हूँ, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम उस डापन को रोक पाओगे। तुम जानते हो कि वो कौन है, तुम्हें उसकी शक्ति का अंदाजा है क्या। नहीं, तुमने अच्छी तरह से छानबीन भी नहीं की और बिना कुछ सोचा समझे इन बच्चों की बातों में गौरव के दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए आकर निकल पड़े। इस श्राप का रोकथाम करने के लिए वो एक शैतान है और उसका कहर बहुत कहानी सुनाता है ही खतरनाक है। आज तुमको मैं एक जिससे कि तुमको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि असल में कितना से खतरनाक मुद्दा है। CH-22 रूड अवतार अश्वत्थामा शाम के 4:30 बजे। दीपका तुम्हें तो अश्वत्थामा के बारे में पता ही होगा कि वो कहाँ पैदा हुए थे और उनको श्राप कैसे मिला वगैरह, लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये मौतें हाल फिलहाल कुछ 100 साल पहले शुरू हुई, ये कभी अश्वत्थामा के जीवनी का हिस्सा नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ इन 100 सालों में, वो मैं तुमको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले ये हत्या हुई कानपुर के पास शिवराजपुर में। माना जाता है कि अश्वत्थामा की जन्मस्थली शिवराजपुर में स्थित है। ये वही जगह है जहाँ पर पांडवों और कौरवों ने साथ में शिक्षा ली। पुलिस ने बहुत छानबीन की लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक के बाद एक हत्याएं होने लगी और पुलिस को इन केसेस का ना सुलझाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी आफत सी बनती जा रही थी। फिर आखिरकार इन केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक समिति बनाई गई जिन्होंने 5 साल लिए और अपनी एक मोटी रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश की। आजकल ये फाइल हमारे इसके आर्काइव हेडक्वार्टर्स में स्थित हैं। अभी भी गौरव के दोस्त बेहोश हैं और गौरव उन सबके बीच बैठ दीपक की बातें सुन रहा है। दीपका बहरहाल उस रिपोर्ट में उन 3 कोवर्ट ऑपरेशंस का जिक्र था जिसे इस एंटिटी की हंटिंग में लगाया गया था। उन ऑपरेशंस में कई लोगों की जानें गई और जो बच गए उन्होंने ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इन फाइंडिंग्स में एंटिटी के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई, जैसी कि ये उन्हीं मंदिरों और जगहों के पास आ सकती हैं जहां पर अश्वत्थामा को देखने का दावा किया गया है। ये बहुत ही शक्तिशाली हैं और अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थर और चट्टान तोड़ते और उठाकर फेंकती हुई दिखाई दी गई हैं। ये मंदिरों, पूजा स्थलों और शहरी या गांव जहां पे बहुत लोग बनते हैं वहां पर नहीं जा सकती। तारांकन आमदायन भूत प्रेत धरती को अपने पैरों से नहीं छू सकते। इन्हें धरती से कुछ इंचेस दूर उड़ते हुए देखा गया है,
लेकिन ये बात इस एंटिटी पे लागू नहीं होती। ये बहुत ही तेज तरार होती हैं और उसके हमले को रोक पाना बेहद ही मुश्किल है। तारांकन इसके शरीर पर हूबहू अश्वत्थामा के घाव जैसे दिखने वाले निर्धा हैं। इसके ज़्यादातर हमले पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होते हैं। तारांकन इसके अलावा इसके पास अपने अंदर से हूबहू अपने जैसे 5 और शरीर बनाने के शक्तियां हैं और तारांकन ये मंत्री से सिद्ध तबीजों या धागों को हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन हाल के वर्षों में उसमें इस शक्ति के खिलाफ बड़ी मात्रा में प्रतिरोध शक्ति उत्पन्न की है। गौरव, ये सब तो कई नई बातें नहीं हैं, 1-2 बातों को छोड़ बाकी बातों के बारे में हम जानते हैं। दीपक हंसते हुए कहता है। दीपका, अभी तो कहानी घोड़ी और बाकी है। बताओ, कितने रूढ़ अवतारों को तुम जानते हो? गौरव, बहुत सारे हैं, हनुमान, भैरवनाथ आदि। दत्तात्रेय भगवान को भी रूढ़ अवतारी माना गया है। दीपका, लेकिन जो अश्वत्थामा के साथ हो रहा है वो ऑलरेडी एक अन्य शिव अवतार के साथ हो चुका है, बता सकते हो कौन? गौरव, कौन? दीपका, भैरवनाथ। कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, तो ध्यान लगाकर सुना। पुराणों में उल्लेख है कि शिव की रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। भैरव का अर्थ है भय का नाशक। बाद में उपरुचिर के 2 भाग हो गए, उनमें से एक बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। उनको 8 असितांग रुद्र, चांद, क्रोध, उन्मा, कपाली, भीषण और बांधार नाम से जाना गया है। उनकी उत्पत्ति की कथा भी अत्यंत रोचक है। एक कथा के अनुसार अंधकसुर नामक दैत्य को मारने के लिए भैरवनाथ का जन्म हुआ, जबकि दूसरी कथा तो उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा को अहंकार हो गया था। कहते हैं इसी के कारण उनके एक अतिरिक्त सर की उत्पत्ति हो गई थी। उनका तकरार भगवान विष्णु से निरंतर होता था, क्योंकि वो अपने आप को त्रिदेवों में श्रेष्ठ मानने लगे थे, जिसके कारण जगत की सृष्टि में बाचा उत्पन्न होने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भगवान शंकर ये देख भड़क गए और उन्होंने अपने रुद्र रूप में आकर ब्रह्मा देव का 5वां सर काट दिया, जिसके कारण ब्रह्मा देव की मृत्यु हो गई। लेकिन उनके तपोबल के कारण वो पुनः जीवित हो उठे और अपने सर से अहंकार का बोझ काम हुआ देख भगवान भोलेनाथ अथवा भगवान विष्णु से अपने गलती की क्षमा मांगी। तब भगवान ब्रह्मा ने शिव जी को ब्रह्मा हत्या के पाप का आभास कराया और उन्हें उससे छुटकारा पाना की सलाह दी। तब भगवान शंकर ने अपने उग्र रूप को अपने शरीर से अलग किया और इस तरह भैरवनाथ की उत्पत्ति हुई। दीपक आगे कहता है। दीपक का भैरवनाथ, जो के हाथ में ब्रह्मदेव का कटा हुआ सर चिपक गया और भोलेनाथ जी की आज्ञा पाकर वो पृथ्वी पर चले गए। ब्रह्मा हत्या के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने बहुत वर्षों तक पृथ्वी पर घूमकर अपने तपस्या की और आखिर में वो बनारस आकर गंगा में स्नान किया, जिसके बाद में उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली और उनके हाथ से ब्रह्मा देव का चिपका हुआ कंकाल गंगा नदी में प्रभावित हो गए। गौरव हो, मैंने इस कहानी के बारे में पढ़ा है। भैरव नाथ इतने शक्तिशाली और शुद्ध थे कि पाप को धोने के बावजूद उनके शरीर की शक्ति को देख ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे एक भयानक स्त्री के रूप में चलती थी। कहते हैं कि उस ब्रह्महत्थिनी राशि को अगर कोई देखता तो उसका जीवन दुख और दारिद्र्य से भर जाता था। दीपका, बढ़िया। और अनुत्थामा और भैरवनाथ के बीच क्या समानता है? गौरव, वे दोनों ही रूद्र अवतारी है। दीपका, सही कहा। इसलिए भैरवनाथ की पूजा, मंत्र और उनके तंत्र से वो एंटिटी दूर रहती हैं और वो उन लोगों की कभी नहीं पहुंचाती जिनके पास भैरवनाथ की कृपा है, या यूं कहें कि वो उनके भैरवनाथ के सुरक्षा कवच में है। गौरव, इसलिए उस सिद्ध धागे के कारण वो डायन मुझ पे हमला नहीं कर पाई। दीपक को देख, और इसके अलावा और क्या पता चला उस एंटिटी के बारे में? दीपका, हम अभी भी उस एंटिटी की शक्ति को परख रहेंगे और जब तक हम उसे पूरी तरह से जान नहीं लेते उस पर कार्रवाई करना मौत को न्योता देना है। ये कहकर दीपक सिगरेट जलाकर पीता है। इतने में रोहन को होश आता है और वो उठ के पूछता है। रोहन, गौरव और दीपक को देखकर कहाँ हूँ मैं, और संगीता कैसी हैं? रोहन अपने टीम मेंबर्स को बेहोश देखकर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। तब दीपक सिगरेटे की काश लेकर कहता है। दीपका, मैंने सब कुछ गौरव को बता दिया है। केस के डिटेल्स भी वो आपको सब अपडेट दे देगा। गौरव सर हिलाकर रोहन को हामी भरता है। उधर दीपक उठकर कहता है। दीपका, अब मैं चलता हूँ, आपके रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी, भागने की कोशिश न करें। ये कहकर दीपक वहां से चला जाता है। उधर रवि 2 हवलदार के साथ उस होटल पहुंच जाता है जहां से रोहन और उसकी टीम कुछ दिनों पहले तक रह रहे थे। उस रूम को उनके जाने के बाद होटल वाले पूरी तरह से सेंट कर देते हैं और होटल मैनेजर कहता है। होटल मैनेजर, सर, उनको गए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। उन लोगों को कोई पुलिस ले गई थी और इसके अलावा उन्होंने सारे कैमरा रिकॉर्डिंग्स जिनमें उन सभी लोगों का फोटोज और वीडियोस थे, सब हमसे डिलीट करवा दिया। रवि चौक के, क्या पुलिस? मैनेजर, हाँ सर, सिविलियन क्लथिंग में थे वो, और
उन्हें और उनके सभी सामानों को अपने साथ वो ले गए। रवि, हम अपने आप से बात करते हुए, ये कहाँ की पुलिस हैं जो इस केस को हैंडल कर रही हैं? ये जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहरा है, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। रवि मैनेजर को देखकर, उनके चेहरे तो याद हैं। मैनेजर, हाँ सर, याद है। रवि, ठीक है। हवलदार को देखकर, जल्दी से स्केच आर्टिस्ट को इधर बुलाओ और उन सबके स्केचेस बनाओ। हवलदार, ठीक है सर। मैनेजर को देखकर, चितिए। मैनेजर, हाँ चलिए। CH-23, एक डरावना सपना। अगली सुबह 3:30 बजे लद्दाख के पास का एक जंगल। 3 मिलिट्री के सैनिक अपने यूनिफॉर्म, बंदूक, हेलमेट और बैग लेकर एक सुनसान जंगल से गुजर रहे हैं। ये तीनों उस इलाके की रेकी करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तीनों में से एक सिपाही को उसके सैटेलाइट फ़ोन पर लगातार मैसेजेस आते रहते हैं और वो सिपाही उनका जवाब देता रहता है। सैटेलाइट फ़ोन की आवाज़, अल्फ़ा अल्फ़ा के इन, अल्फ़ा अल्फ़ा के इन। वो सिपाही अपने सैटेलाइट फ़ोन पर जवाब देते हुए, सैनिक, यस अल्फ़ा है। सैटेलाइट फ़ोन की आवाज़, अपडेट सैनिक, सो फार ऑल क्लियर का फेज 4 ओवर एंड आउट। ये कहने के बाद उसके सैटेलाइट फ़ोन को अपने बाह से बांध कर कहता है सैनिक 1, सो बॉयज़, ऐसा लगता है कि ये जगह पूरी तरह से क्लियर है। सैनिक, यस सर, इतनी हलचल इस जंगल के आसपास नहीं होती। तीसरा सैनिक एक चट्टान के ऊपर बैठ के कहता है सैनिक 3, सर, थोड़ा विश्राम कर ले, पिछले 2 घंटे से जंगल की रेकी कर रहे हैं। सैनिक 1, हाँ, इधर हम थोड़ी देर के लिए हल्ट करेंगे। सैनिक 2, शुक्रिया सर। दोनों सैनिक चट्टान के पास बैठ जाते हैं। उनका सीनियर कहता है सैनिक 1, मैं इस पर्वत, जो जंगल से कुछ दूरी पर स्थित है, का चक्कर लगा के आता हूँ। सैनिक 2, सिर जी, आप भी थोड़ी देर आराम कर लो, फिर सभी साथ में चलते हैं। सैनिक 3, हाँ सिर जी, 10-15 मिनट दे दीजिए, फिर हम भी चलते हैं। सैनिक 1 मुस्कुराकर, ठीक है, ये कहकर वो अपना गियर रखता है और जमीन पर बैठ जाता है। 30 मिनट के बाद तीन ही सिपाही उस पर्वत की ओर जाते हैं। जंगल से घिरा हुआ वो एक छोटा सा पर्यंत है। सैनिक 1, एक बार इस हिस्से को देख ले, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से आगा का हिस्सा पलटन 5 की जिम्मेदारी है। सैनिक 2, ठीक है सर, वैसे भी ये एरिया चीनियों के नज़र में, यहाँ की रेकी तो रात दिन होनी चाहिए, क्या बोलता है अतुल? सैनिक 3, हाँ वो तो है, इस जगह की रखवाली तो पल पल होनी चाहिए, लेकिन गांव वालों के हिसाब से ये एक मायावी जगह है और गांव वाले इधर आते नहीं हैं। कहते हैं कि इस जगह पर लोग अक्सर गायब हो जाते। सैनिक 2, क्या बात कर रहा है? मेरे को तो चीनियों की चिंता नहीं, बल्कि तभी कुछ ऊपर के हिस्से में स्थित एक छोटी सी गुफा जो एक पत्थर से ढकी हुई है, उसमें कुछ हलचल सी होती है। ये आवाज़ सुन सैनिकों का जो सीनियर हैं, वो अपनी टीम को अपने हाथ के इशारे से चुप कराता है और सभी जंगल में कवर लेते हैं। उस गुफा पर घात लगाए जंगलों के बीच और अपने गन से उस गुफा की तरफ निशाना ताना। हमारे सैनिक कुछ देर के चुपचाप बैठ उस गुफा पर नजर रखे हुए हैं। तभी गुफा की चट्टान हिलती हैं और तीनों सतर्क हो जाते हैं। उनके अंदर से 3 भयानक दानव जैसे दिखने वाला जीव बाहर निकलते हैं। उनकी लंबाई फुट, पीली आंखें, 7-10 इंच के लंबे दांत और नाखून, 3 सिंग, सर्पों जैसे खुरदुरा शरीर और एक लंबी पूंछ। उन तीनों को देख हमारे सैनिक घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी चुपचाप अपने जगह पर डटे हुए हैं। उन सैनिकों में से जो सबसे जवान लड़का था, वो उन दानवों को देख कांपने लगता है, लेकिन उसका सीनियर उसे अपने हाथों से दिलासा देते हुए उसके डर को मारने की कोशिश करते हैं। इधर अच्छी तरह मुआयना करने के बाद, उस गुफा को वापस ढकने के बाद, वो तीनों दानव 250 फीट की हाइट से नीचे सैनिकों के सामने वाली जमीन पर कूदते हैं। पसीने में तरबतर सैनिक अपने बंदूकों को और टाइट पकड़ अपने सीनियर के फायरिंग ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। आसपास किसी को ना देख वो सर्प आपस में किसी अनजान भाषा में बातें करते हैं, जिसके बाद वो तीनों वहां से जाने वाले होते हैं कि उनमें से एक उन कुप्पे हुए सैनिक को देखा लेता है और एक अजीब सी आवाज कर दूसरों को बताता है। बाकी के दानव सैनिकों की उपस्थिति देगा सचेत हो जाते हैं और उनमें से एक उनकी ओर बढ़ता है। ये देख सीनियर अफसर हमले का ऑर्डर देता है। सीनियर अफसर और अंधाधुन सैनिक उनके और गोलियां की बौछार कर देते हैं। उन गोलियां की बाढ़ न सहन करने के कारण वो दानव वापस कूद के गुफा की ओर भागते हैं और उस बड़े से पत्थर को हटाकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। उनका पीछा कर सैनिक भी वहां आ जाते हैं। सैनिक 3, सर, क्या अंदर जाकर चेक करे? सैनिक 1, नहीं, इस गुफा को एमुनिशंस लगाकर उड़ा देते हैं ताकि ये रास्ता ब्लॉक हो जाए। सैनिक 2, ठीक है सर। दोनों सैनिक अपने अपने बैग से एक एक RDX निकालते हैं और उनको रेही कर गुफा पर लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उस अंधेरी गुफा से एक बेहद ही गर्म तेजाब जैसी पिचकारी एक सैनिक के चेहरे पर पड़ती है।
सैनिक 2 और वो रोता बिलखता सैनिक जमीन पर तड़पता। सैनिक 3 नहीं ननन। तभी एक भयानक दानव उस गुफा से निकलता है। उसे देख वो सैनिक बंदूक निकाल उसे मारने वाला होता ही है कि वो दानव मुंह से तेजाब निकाल उसे भी जला देता है। ये देख आखिरी बच हुआ सैनिक अपने बंदूक से गोलियां चलना शुरू करता है। सैनिक 1 अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन उस दानव पे कोई असर गोलियों का नहीं होता। उतने में एक और दानव गुफा से निकलकर उस सैनिक की गर्दन से पकड़ उसे पर्वत से नीचे फेंक देता है और पत्थरी से टकराने के कारण उसकी मौत हो जाती है। सभी सैनिकों को मारा हुआ देख उनमें से एक दानव बोलता है कि अब क्या। दानव 1 जब क्या। दानव मुस्कुराते हुए अब उस गौरव को ढूंढ रहे हैं जिससे सालों पहले मैं मिला था। दोपहर 2:30 बजे इसके बेस में एक बटलर एक ट्रे में चाय लेकर दरवाज़ा पर खटखटाता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, जहां पर गौरव, रोहन, सुनैना और संगीता बैठे हुए हैं और संगीता अपने सर पर पट्टी पहने हुए वहां पर बैठी हुई हैं। ट्रे टेबल पर रखकर जाने वाला होता है तभी युक्ति पूछती है, युक्ति दीपक कहाँ है? बटलर, सर शायद किसी केस के सिलसिले में बाहर गए हैं, वो आते हैं आपको इत्लाह कर दूंगा। युक्ति शुक्रिया। बटलर कमरे से बाहर चला जाता है। सुनैना सबको चाय परोसती है तभी रोहन कहता है, रोहना ये भैरवनाथ जी की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है और दोनों के एंटिटीज भी एक तरह के कैरेक्टर्स डिस्प्ले करते हैं, तो इसलिए भैरवनाथ का मंत्र और अभिमंत्रित धागे पर उस एंटिटी का कोई प्रभाव नहीं होता। युक्ति बैंक गॉड, हमने वो अभिमंत्रित धागे पहने नहीं तो भगवान जाने हमारा क्या हश्र होता। सुनैना सभी को चाय देते हुए, लेकिन उसने अश्वत्थामा के रिलेटेड कोई बात नहीं की होगी, ना ही उसके डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई एविडेंस होगा जिसमें अश्वत्थामा नहीं कोई तस्वीर है और ना ही कोई वीडियो। गौरव चाय की प्याली लेकर, सही कहा, उसने इस विषय पर कोई बात नहीं की। शायद ऐसा है कि उनके पास अश्वत्थामा के जीवित होने का कोई रिकॉर्डेड सबूत ना हो। इस केस को अलग एंगल से हमें सोचना पड़ेगा। संगीता चुपचाप बैठी है, तभी सुनैना उसके पास जाकर पूछती है, सुनैना संगीता तुम ठीक तो हो ना? संगीता फुट फुट कर रोने लगती है, ये मेरी गलती है कि मेरे कारण से विमल की मौत हो गई, वो मुझे बचाने के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दी, ये मेरी गलती है। सुनैना संगीता को गले लगाकर, अरे नहीं बाबू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ एक हादसा था, एक हादसा। संगीता अपने आंसू पोंछकर, मैं इस फेस पर काम जरूर करूंगी, लेकिन अभी मैं इस हालात में नहीं हूं कि तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं, मुझे माफ करना, मेरी हालात ठीक नहीं है। रोहना चिंता मत करो संगीता, तुम आराम करो, हमें पता है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और तुम्हारे बिना हम उस मंदिर के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम वादा करते हैं। संगीता बैंक यू। इतने में अचानक गौरव के सर में जोरी की दर्द होने लगती है। गौरव था और उस दर्द में चिल्लाते हुए गौरव के हाथ से चाप की प्याली जमीन पर गिर जाती है। युक्ति क्या हुआ गौरव? रोहन गौरव क्या हुआ? उसके दोस्त उसके पास आते हैं, लेकिन गौरव के सर में जोरदार दर्द होने लगता है और सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है। तभी एक रूह कपकपा देने वाली आवाज़ केवल गौरव को सुनाई देती है, आवाज़ गौरव में आ रहा हूँ तुम्हें लेने। गौरव कौन हो तुम, कौन हो तुम? आवाज़ एक डरावना सपना। CH24 संगीता की मौत। रात के 2 बजे इस हेडक्वार्टर्स, संगीता अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही हैं। अचानक एक आवाज़ जो केवल उसके ही सुनाई दे रही थी, सुन उसकी आंखें खुल जाती है। आवाज़ संगीता 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 उठ के अपने पलंग पर बैठ जाती हैं और अपने होश में नहीं रहती। उसकी आंखों में एक अलग तरीके की चमक आ जाती है और उसका चेहरा डरावना लगने लगता है। आवाज़ संगीता 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 उस आवाज़ का पीछा करते हुए अपने कमरे के बाहर निकल जाती हैं और एग्जिट गेट की तरफ चलने लगती हैं। उसे देख एक सिक्योरिटी गार्ड जो रात में फैसिलिटी की देखभाल कर रहा है, चौंक जाता है और कहता है, सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए, मैडम रुको, कहाँ जा रही हो आप, इतनी रात गए? सिक्योरिटी गार्ड संगीता को पकड़ने के लिए उसकी ओर भागता है, लेकिन पालक झपकते वो उधर से गायब हो जाती हैं। सिक्योरिटी गार्ड, हे भगवान, कहीं चली गई है वो? और जंगल में ठीक उसी चुड़ैल के पास प्रकट होती जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी हैं। उसे देखकर वो भयानक डायन मुस्कराकर उसे देखती हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके हाथ में लगे अभिमंत्रित धागे के कारण उसे छू नहीं पाती और वो एंटिटी गुस्से से संगीता को देखती हैं, जिसके बाद संगीता जो पूरी तरह से उस चुड़ैल के कब्जे में है, खुद ही अभिमंत्रित धागा तोड़कर जमीन पर फेंक देती हैं। सुबह 4:30 बजे दीपक अपनी टीम के साथ उस जंगल के पास खड़े हैं जहां पर उन सिपाहियों की मौत उन दानवों के कारण हुई। उन सैनिकों की धकी हुई लारों स्ट्रेस सिर पर रखकर इसके ऑफिसर्स एक एम्बुलेंस में रख रहे हैं। वहां दीपक पलटन कमांडर के साथ खड़ा है और उस पूरे इलाके को इसके ऑफिसर्स घेर के खड़े हैं।
पलटन कमांडर, ये घटना होके कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमें पता नहीं कि हमला किसने किया, क्यों किया। गोलियों के शेल से लगता है कि बहुत भारी मात्रा में गोलीबारी हुई थी। दीपिका, पलटन कमांडर को देखकर वल्की टॉकी। घर किसी प्रकार का संदेश। पलटन कमांडर, नहीं, कुछ भी नहीं। हालांकि इंसिडेंट से एक आध घंटे पहले कप्तान ने इन्फॉर्म किया था कि इस एरिया में सब कुछ ठीक है, सब कुछ, जब तक वहां यहाँ ना आ गए। फिर भगवान जाने किससे उनकी मुलाकात हुई। दीपिका, मैं समझ सकता हूँ, मेरी टीम ने उस गुफा को कई घंटों की मशक्कत के बाद ब्लॉक कर दिया है। अब कोई भी चीज़ उससे ना बाहर आ सकेगी ना ही अंदर जा सकेगी। पलटन कमांडर, थैंक्स दीपिका। मीनवाइल हमें कुछ खून की बूंदें मिली हैं जो उस एंटिटी की हो सकती हैं। हम उसको और इन बॉडीज को ले जा रहे हैं कुछ टेस्टिंग करने के लिए। सो वांटेड टू कीप यू इन्फॉर्मेड। पलटन कमांडर, नो इश्यूज, हम इसे मैनेज कर। दीपिका, हाथ मिलकर, बैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, वी विल टेक IT उप फ्रॉम हेरे। पलटन कमांडर, थैंक्स। दीपक कुछ देर के लिए पर्वत के पास आता है और उस गुफा और आसपास की जगह को देखता है। तभी उसके बहुत पीछे 3-4 ECE के हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। इतने में दीपक के सैटेलाइट फोन पर एक कॉल जाती है। दीपक फोन उठाकर, हेलो, क्या, कब? गुस्से मैं, एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम, अब जाओ और जितनी जल्दी हो सके मुझे उस लड़की का अपडेट दो। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। दीपक फोन डिस्कनेक्ट करके, एक काम नहीं होता इनसे दूर। वो हेलीकॉप्टर सभी सामान को रखकर और इस ऑफिसर सहित उड़ान भरने के लिए टायर होते हैं। एक अफसर दीपक के पास आता है और कहता है, इस अफसर, सर, वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। दीपक, यस, लेट्स मूव। ये कहकर दीपक और बाकी सारे इस ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं और एक एक कर सारे हेलीकॉप्टर्स वहां से उड़ पड़ते हैं। दीपक अपनी सीट बेल्ट बनने के बाद अपने एक अफसर को कहता है, दीपिका, मुझे इस ब्लड ग्रुप और बॉडी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। इस अफसर, पस सर, दोपहर 12:30 बजे इस फैसिलिटी। गौरव होश में आता है। वो एक अस्पताल के बेड पर हैं और उसके आसपास रोहन, युक्ति और सुनैना खड़े हैं। युक्ति और सुनैना रो रहे हैं और रोहन बेहद ही डिप्रेस्ड हैं। उनके सिसकियों की आवाज़ें सुन गौरव पूछता है, गौरव, वह कौन है, कौन से रहा है? रोहन, गौरव, संगीता कल रात फैसिलिटी से गायब हो गई। गौरव उठ के पलंग पर बैठ जाता है, कैसे, क्या हुआ? युक्ति, नहीं पता, लेकिन फैसिलिटी के ऑफिसर्स के हिसाब से रात के लगभग 2 से 3 बजे के बीच वो गायब हो गई। इसका अलावा संगीता की कैमरा में और कोई फुटेज नहीं है। ऑफिसर्स ने फैसिलिटी के आसपास और मंदिर के आसपास भी जाकर चेक किया, लेकिन संगीता का कई आता पता नहीं था। गौरव, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गायब कैसे हो गई। रोहना, वो उस चुड़ैल के कब्जे में थी, याद है? युक्ति को देखकर, जब हमने उन विक्टिम्स से बात की तो सबने कहा था कि जो उस एंटिटी को एक बार देख लेता है वो उसके कब्जे में आ जाता है और कोई कोई तो पागल तक हो जाती है। सुने ना, लेकिन हमने भी तो उस एंटिटी को देखा, हमें तो कुछ नहीं हुआ। रोहना, ये उसकी लिमिटेशन है। शायद वो एक वक्त पर केवल एक ही विक्टिम को लूर कर सकती है और हम सब के कंपैरिजन में संगीता की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो वो उसके लिए एक आसान सा चारा था। युक्ति, इस तरह के शब्द इस्तेमाल मत करो। रोहन, वो हमारी दोस्त है। रोहन, मैं भी चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे बीच हो, लेकिन मेरा मन घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ होगी, किन हालातों में होगी। गौरव, ये मेरी गलती है। अगर मैं होश में होता तो शायद संगीता तक पहुंचने से पहले मैं संगीता को इत्तेला कर देता। अब हम उसके निशाने में है, हमें बेहद संभल के रहना होगा। दीपक, सही कहा। सभी उस दरवाजा की ओर देखते हैं जहां पर दीपक खड़ा है। दीपक, अंदर आकर, अब तुम सबको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो हाइन विकसित हो रही हैं। इसके पहले मैंने कभी किसी विक्टिम को गायब होते नहीं सुना। सुनैना रो पड़ती हैं। गौरव कहता है, गौरव, हमें फौरन उस मंदिर के पास चलकर उसका पता लगाना होगा। हमें जाने दीजिए, आपकी टीम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। दीपक, सही कहा गौरव, हमने अपना काम ठीक से नहीं किया, क्योंकि साइकिक एबिलिटी हमारी नहीं तुम्हारा फोर्ट है। और तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम अपने दोस्त को नहीं बचा सके? गौरव चुप हो जाता है। दीपक सभी को देख आगे कहता है, दीपिका, आप सभी समझिए, यहाँ पर आप लोग कोई पिकनिक करने नहीं आए हैं। एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके सर पर है, उससे बचने यहाँ आए हैं। अब इस केस को रिसॉल्व करने की जिद अपने सर से निकल दे, नहीं तो वही हालत होगा जो आपके विमल का हुआ था। सभी टीम मेंबर्स उदास खड़े हैं। तभी दीपक को फोन आता है। दीपिका, हेलो, चौंक जाता है, फिर उदासी से कहता है, किधर? ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। युक्ति, क्या हुआ? दीपिका, संगीता की लात MP और आपके बॉर्डर पर मिली है। उसके शरीर के मार्किंग्स और उसके पास मिली चीज़ों से ये कंफर्म हो गया है कि वो संगीता है। अब मुझे उसकी लाश को पुलिस के हाथों से पड़ने से पहले
लेके आना होगा गौरव, हम भी चलेंगे। दीपिका नहीं, सभी इधर रहेंगे और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी फैसिलिटी के बाहर नहीं जाएगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने टीम की रक्षा करो। वो एंटिटी बहुत पावरफुल हो चुकी है और जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं तब तक उसके पास भी जाना खतरे से खाली नहीं। ये कहकर दीपक कमरे से भला जाता है और छोड़ जाता है युक्ति, सुनैना, गौरव और रोहन को अपने दोस्ता की मौत पर बड़े ही उदास है। CH-25 सरपराज ताकोश। अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब बुरहानपुर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर रवि की दिनचर्या शुरू हुई और वो रोज की तरह पहले जरूरी पेपर वर्क को खत्म करने में लगे होते हैं। फिर अपना आखिरी फाइल बंद करने के बाद कहते, रवि आखिरकार काम खत्म हुआ। अपने मेज पर पड़े टेबल बेल को बजाते हैं, जिसे सुन एक हवलदार उसके केबिन में आते हैं। हवलदार, हो सर जी। रवि, मुकुंद जी, ज़रा गर्मा गर्म चाय भिजवा दीजिए। हवलदार, हो सिर जी, अभी भिजवाता हूँ। ये कहकर वो हवलदार वहां से चला जाता है। इतने मैं मेज पड़े अखबार को उठाकर रवि पढ़ने लगता है। कुछ पन्नों को पलट रवि की नज़र एक खबर पर जाती है और वो अखबार को फोल्ड कर उस खबर को पढ़ने लगता है। रवि बीती रात निवारी नामक गांव में, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ता है, से एक लाश बरामद हुई। लात एक 32-33 साल की लड़की की थी। रंग सांवला, अच्छा नयन नक्श, बड़ी गोल आंखों और लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। ऑटोप्सी के हिसाब से उसका शरीर पूरी तरह छिन्न भिन्न था और किसी भयानक जंगली जानवर द्वारा उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संदेहहीन केस को बहुत जल्द पुलिस द्वारा बंद कर दिया जाएगा। ये खबर पढ़ने के बाद वो अखबार नीचे रखता है और उन स्केचेस को निकलता है जो उसने उस होटल मैनेजर के मदद से बनवाई थी। उनमें से वो पुक्ति, संगीता और सुनैना की तस्वीरें निकलता है और एक एक कर उन तस्वीरों को देखने लगता है। इतने में हवलदार एक है मैं चाय लेकर केबिन में आता है और ट्रे मेज पर रखकर पूछता है, हवलदार सर जी, चाय दे दूं? रवि स्केचेस को देखते हुए, नहीं, मैं ले लूंगा, आप जाइए। हवलदार, ठीक है सिर जी। ये कहकर हवलदार रवि के केबिन से बाहर निकल जाता है और रवि स्केचेस मेज पर रख एक बहुत मोटी फाइल अपने टेबल के केबिन से निकाल उसे अपने मेज पर रखता है और उसे खोलकर वो निवारी के पुलिस स्टेशन का नंबर ढूंढने लगता है। रवि फाइल खोलकर निवारी निवारी, फिर एक जगह फाइल पर रवि की उंगली रुक जाती है। मिल गया, निवारी पुलिस स्टेशन। फिर रवि अपने मेज पर पड़े फोन से निवारी पुलिस स्टेशन फोन लगता है। रवि नंबर डायल करने के बाद, हेलो निवारी पुलिस स्टेशन। थोड़ी देर बाद रवि कमिश्नर के कैबिन के एंट्रेंस पर खड़े होकर नॉक करता है। कमिश्नर, कम इन रवि सर। रवि अंदर आ जाता है। कमिश्नर, बैठो। रवि, रवि थैंक यू सर, बैठ जाता है। कमिश्नर, बोलो। रवि, रवि सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये उस केस से रिलेटेड जहां पर हमें एक लड़के की लाश मिली। कमिश्नर, किधर मिली वो लाश? रवि, सर, यही अहिरगढ़ के किले के पास। कमिश्नर, अच्छा ठीक है, तू कौन सी मदद चाहिए? रवि, सर, वो केस में इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। इस केस को बंद मत होने दीजिए। कमिश्नर, क्यों, तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या? रवि जी, सर, मुझे लगता है कि कोई इन अलौकिक घटनाओं की आड़ में लोगों को मार रहे हैं और हम बिना जाने समझे हम इन केसेस को क्लोज कर रहे हैं। कमिश्नर, कोई वजह किसी पे शक करने की? रवि, सर, कुछ दिनों पहले एक पैरानॉर्मल घोस्ट हंटर ग्रुप शहर में आया हुआ था अश्वत्थामा के रहस्य का खुलासा करने के लिए, और एक के बाद एक उसी टीम से 2 लोगों की हत्याएं हो गई और पूरी टीम फरार है। नहीं उनका पता चल रहा है और न ही उनके कोई सबूत मिल रहे हैं। मैं भी इस शहर से वास्ता रखता हूं और मैंने आज तक इतने कम ड्यूरेशन में 2 मौतें होती हुई नहीं देखी। सो सर प्लीज़ हेल्प, मैं इसे अश्वत्थामा का लेबल लगाकर बंद नहीं कर सकते। कमिश्नर, तुम जो कह रहे हो वो तो ठीक है, पर इस केस को रीओपन नहीं करवा सकता। लेकिन तुम इस केस पर अनऑफिशियली काम करके कुछ सबूत जुटा कर मेरे पास ले आओ, फिर हमारे पास एक सॉलिड रीज़न होगा इस केस पे काम करने के लिए। रवि, ठीक है सर, समझ गया मैं। मुझे निवारी निकलना होगा आज। इस केस के सिलसिले में मैं पल पल आपको अपडेट करता रहूंगा। कमिश्नर, ठीक है। रवि सल्यूट कर कमिश्नर के केबिन से बाहर निकल जाता है। उधर घंघोर जंगल के बीच जहां इंसानों का आना जाना ना के बराबर था, वन के उस भाग में एक अलग सी चमक थी जहां जानवर, पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में उपस्थित थे। उस सुंदर वन को देख ऐसा लगता है कि भगवान की अनुकंपा से वो हिस्सा निर्मल और पूर्ण रूप से पवित्र था, लेकिन उसके पवित्र होने के कारण एक महान आत्मा का वास उस जगह पे होने के कारण से था। ये वो शक्ति थी जो नियमित अपनी तपोबल से वन के इस हिस्से को निरंतर स्वच्छ और निर्मल रखता और जिसकी देख रेख के लिए उस वन के प्राणी भी सदा तत्पर रहते थे। वो महान ऋषि कोई और नहीं बल्कि
अनुत्यामा था, उसकी कद काठी 14 फुट की थी और चंद्र के समान उसका गोरा रंग था। अपने सर को एक बड़े ही मोटे सफ़ेद कपड़े से लपेट निरंतर वो भगवान शिव की आराधना करता रहता था। वो महान आत्मा केसरी रंग की धोती पहने अपने पूजन में दिन रात लगा रहता था। उन्हें देखकर कोई ये कह भी नहीं सकता कि इन्हें कोई श्राप दे सकता है। मुखमंडली पर एक अद्भुत तेज और विशाल कद काठी एक मनमोहक दृश्य पैदा करती थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजें थी जी अश्वत्थामा को भी परेशान करती, और वो थी नागलोक में रहने वाले जीव। उस दिन जब अश्वत्थामा अपने भगवान शिव शंकर के ध्यान में मग्न थे, तभी उनकी आंख खुलती है। उनकी गुफा में 3 दानव आते हैं जो कि नागलोक के निवासी थे। उनमें से एक अश्वत्थामा को देख ताकोश, अश्वत्थामा, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं हम, कैसे हो और कैसा है तुम्हारा आप? अश्वत्थामा, मैं ठीक हूँ, प्रभु की है कृपा मुझ पर। तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? ताकोश, तुम्हारे पास इसका उत्तर पहले से है। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अभी भी कहता हूँ, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। अश्वत्थामा, और मैं भी वही कहूंगा जो मैं कहता आया हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानता कि मेरे माथे की मणि कहाँ है। 6000 साल हो गए मेरे सर से उसे निकले हुए। ताकोश, झूठ, एकदम झूठ। तुम्हें अपने मणि के बारे में पता है? तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? बस एक बार मुझे वो मणि दिला दो, मैं प्रण लेता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति दिला दूंगा। अश्वत्थामा मुस्कुराते हुए, जो व्यक्ति गरुड़ से अपने कुल का ना बचा सका, वो मेरे श्राप को खत्म करेगा। जाओ ताकोश, जाओ, लौट जाओ इधर से। मेरे श्राप को खत्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं। दूसरा नाग योद्धा, क्रोध में, महाराज मुझे आज्ञा दे, इस अघोरी का नाश मैं इसी समय कर दूंगा। ताकोश, नहीं सर्वपाल, तुम इससे नहीं मार सकते। तुम क्या इंद्रादेव भी इसकी हत्या करने में असफल हैं? ताकोश के कहने के बाद उसका योद्धा शांत होता। ताकोश, अश्वत्थामा को देखते हुए, मैं उस मणि को प्राप्त करके रहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। मैं एक मनुष्य के मदद से अपने उद्देश्य की पूर्ति अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। चलो इधर से, ये कहकर वो अपने दानवों के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद अश्वत्थामा सोच में पड़ जाते हैं। उस मनुष्य को लेकर सोचते हैं। अश्वत्थामा क्या बोल रहा था? ताकोस, कौन मनुष्य? क्या शक्तियां हैं उसके पास? CH-26 पाप। लाखों साल पहले कई ऋषि और ऋषि पत्नियां एक आश्रम पर पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। कोई हवन कर रहा है, कोई सूर्य भगवान को अर्थ दे रहा है, तो कोई छोटे बच्चों की शिक्षा में लगा है। कुछ लोग आश्रम की साफ सफाई में लगे हैं। तभी उस जगह भयानक काले बादल आसमान पर मंडराने लगते हैं, जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं और बच्चे डर जाते हैं। प्रथम ऋषि हाथ जोड़ आकाश की ओर देखते हुए, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, शायद कोई घोर विपत्ति आने वाली है। बिजलियों की कड़कड़ाहट से बच्चे डरने लगते हैं। तभी अचानक आसमान से 8 किरणें जंगल की ओर गिरते हैं। दूसरे ऋषि, वो देखो। तीसरे प्रऋषि, वो तीर जंगल की ओर जा रहा है। जंगल की जमीन से टकराने के बाद पूरा वन एक विस्मय प्रकाश से प्रफुल्लित ही उठता है और आसमान में काले बादल और बिजली कड़कना बंद हो जाता है और फिर से सूर्य चमकने लगता है। ये देख सभी आश्चर्य में चैन की सांस लेते हैं और ऋषि कहते हैं, प्रथम ऋषि, लगता है किसी महान आत्मा का धरती पर आगमन हुआ है। दूसरे ऋषि, हमें चलकर उनके दर्शन करने चाहिए जंगल में। गुरु माँ, अवश्य, हम अभी निकलते हैं। वो सभी ऋषि मुनि और अन्य लोग जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वन में एक अलग सी आभा महसूस होती है। उनका मन प्रफुल्लित हो उठता है और उनके सारे भय, सारी चिंता समाप्त हो जाती है। ऋषि अपने मन में, ये शक्ति तो बेहद ही अद्भुत है। ऐसा प्रतीत होता कि मैं इस शक्ति के संरक्षण में है। कौन है ये शक्ति जो यहाँ अवतरित हुई है? ढेर सारे सवाल लेकर ऋषि मुनि जंगल के एकदम भीतर चले जाता है। तभी उन्हीं कुत्तों की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाज़ों को सुनते हुए आखिरकार वो उन महान 8 आत्माओं के समक्ष पहुंचते हैं जो तपस्या में लीन है। सभी के शरीर से एक अद्भुत प्रकाश का जन्म हो रहा है जो उस वन को अपनी शक्ति से प्रफुल्लित कर रहा है, और उनके आसपास 8 भयानक दिखने वाले उनके वाहन जो कि श्वान यानी कुत्ते के रूप उस जगह की सुरक्षा कर रहे हैं। उन महान आत्माओं का शरीर की अलग लालिमा है। इतने में उन ऋषियों में से एक हाथ जोड़ उन महान विभूतियों के पास आते हैं और कहते हैं, ऋषि, हे महानुभाव, आपके दर्शन कर हम तुप्त हुए। कृपा कर आप हमें अपना परिचय है। लेकिन उनमें से कोई भी अपनी तपस्या भंग नहीं करता। ऋषि, हे प्रभु, आपकी कांटी बेहद ही विषम्यकारी, अधक डरावनी, कृपा कर हमारे सवालों का जवाब देकर हमें कृतार्थ करें। फिर भी उनमें से कोई भी उस ऋषि के सवाल के जवाब नहीं देते। ऋषि, ये 8 महान शक्तियां तो अपने तपस्या में लीन हैं, हम कैसे इनके बारे में जान सकेंगे? प्रमुख ऋषि, ये सभी महान शक्तियां भगवान शिव की शक्तियां हैं, और इन रूपों को भैरवनाथ कहा गया।
इतने में उन ऋषियों में प्रमुख और सबसे ज्ञानी ऋषि का आगमन जंगल के उस भाग में होता है। उन्हें देख अन्य ऋषिगण उनके चरणों में लीन हो जाते हैं और उनमें से एक हाथ जोड़ के कहते हैं, अऋषि स्त्री हैं प्रभु, कृपा करके हमें इनके बारे में संक्षेप में बताएं। प्रमुख ऋषि मुस्कुराते हुए, यह अष्टभैरव हैं। वे 8 दिशाओं की रक्षा और नियंत्रण करते हैं। इनके नाम असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंदा भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषणा भैरव और संहारा भैरव हैं और इन सभी भैरवों का नियंत्रण महाकाल भैरव द्वारा किया जाता है, जो इन सभी भैरवों में प्रमुख हैं और उस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। इनके पूजा अर्चना कीजिए ताकि इनकी कृपा दृष्टि सभी जानों पर बानी रहे। ये कहकर वो प्रमुख ऋषि हाथ जोड़कर उनकी ओर नतमस्तक हो जाते हैं। इसके बाद सभी ऋषि मुनि उन महान अष्ट भैरवों की पूजा अर्चना करते हैं। लाल फूल, कुछ मिष्ठान और नारियल का भोग चढ़ाकर वो तपस्या में लिप्त भैरवों की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तभी उस प्रमुख ऋषि किसी भयानक शक्ति का आभास होता है और वो आसपास देखने लगते हैं। तभी उन भैरवों के शरीर से एक एक कला साया निकलकर उन भैरवों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उस काठाई धुएं को देख सभी लोग पीछे हट जाते हैं। तभी एक ऋषि अपने प्रमुख से पूछते हैं, ऋषि, प्रमुख ऋषि को देख, ये क्या है? इससे तो बेहद ही उष्णता महसूस हो रही है। प्रमुख ऋषि, ये ब्रह्म हत्या के पाप का प्रतीक है। इसका साया भी अगर किसी पे पड़ जाए तो वो जीव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। इससे केवल भैरवनाथ और उनकी शक्ति नियंत्रित कर सकती है। रोहना, हम ये स्टोरी बार बार सुन रहे हैं, क्या कोई बता सकते हैं कि इससे क्या फायदा होगा? सुनैना फैसिलिटी में पढ़े एक दुर्लभ किताब से भैरवनाथ की कथा को पढ़ रही थी। उस कमरे में उसके अलावा युक्ति, गौरव और रोहन हैं। रोहन के यूं टोकने पर युक्ति पूछती है, युक्ति, क्या हुआ रोहन? सुनैना को आगे पढ़ने से क्यों रोका? रोहना, इसे घड़ी घड़ी पढ़ के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इससे पढ़ने की जगह हमें उस एंटिटी को पकड़ने के बारे में सोचना चाहिए। सुनैना, हमारे ऊपर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। ऐसी हालात में हम असीरगढ़ के किले के पास कैसे जा सकते हैं? युक्ति, और अगर पहुंच भी गए तो हम उस डायन का सामना हम कैसे करेंगे? हमारे पास उस डायन को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? रोहन, नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे इधर नहीं बैठ सकते। सुनैना, धीरज रखो रोहन, कोई ना कोई ती रास्ता जरूर निकल आएगा। गौरव, जो चुपचाप बैठा है। सुनैना, क्या तुम मुझे इन अश्या भैरव के रूप के बारे में कुछ बता सकती हो? रोहना, अब रूप के बारे हम जान के क्या करेंगे? गौरव, ये सवाल अगर जरूरी ना होता तो मैं पूछता नहीं हो। सुनैना, प्लीज हेल्प कर दो। सुनैना, ठीक है। किताब खोल के पढ़ने लगती है। ये रहा। अष्ट भैरवों में सबसे पहले भैरव का नाम असितांग भैरव है। ये चंद्र के समान सफेद हैं और इनके 4 हाथ हैं और हर एक हाथ में माला, कमंडल, तलवार और एक कंकाल की खोपड़ी है जिसमें निरंतर अग्नि जलती रहती है। दूसरा स्वरूप है रुक भैरव का, जिनकी त्वचा हल्के नीले रंग की है और इनके 4 हाथ में तलवार, कुल्हाड़ी, फंदा और एक अग्नि की थाल है। चंद भैरव भी सफेद रंग के हैं और उनके हाथ में तीर, तलवार, धनुष और ज्वाला की ढाल है। चौथे भैरव का नाम क्रोध भैरव है और वो शंख, चक्र, गदा और अग्नि की थाली लेकर अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। 5वें भैरव हैं उन्नता भैरव, जो तलवार, बाल, खोपड़ी की कंकाल और मुसल धारण किए हुए हैं। छठे भैरव है कपाल भैरव, जिनके हाथ में तलवार, अग्नि की थाल, वज और फंदा है। भीषण भैरव 7वें अवतार हैं और तलवार, त्रिशूल, मुराल और रक्तपान की बाल हैं। और आखिरी भैरव है संहारा भैरव, जिनकी नारंगी रंग की त्वचा है और वो अपने क्षेत्र की रक्षा तलवार, डमरू, सया, गदा, चक्र, अग्नि की थाली, अंकुश, फंदा और चक। रोहना, कुछ पता चला? गौरव, हाँ, लेकिन ये मेरा एक तुक्का हो सकता है। मेरा मानना है कि तभी उनके कमरे के पास एक इस अफसर आते हैं और कहते हैं, इस अफसर, आप सभी को हमारे लीड ने बाहर बुलाया है। ये सुन सभी बाहर आते हैं और देखते हैं दीपक, जो सिगरेटें पी रहा है, और एक दो अफसर को छोड़ एक चादर से ढका हुआ स्ट्रेचर उबर लाया गया है जिसमें किसी की लाश है। सभी दीपक के पास आते हैं और दीपक कहता है, दीपक का कपा हटाकर, ये संगीता की बॉडी है। मैं चाहता थी कि आप लोग इसे आखिरी बार देख ले, फिर हम इनको इनके परिवार के हवाले कर देंगे। वी लाश देखकर सभी रोने लगते हैं। उसका शरीर विमल के बॉडी के जैसे पूरी तरह सा तहस नहस हो चुका था। कुछ देर के बाद दीपक उस लाश को वापस ढक देता है और अपने अफसर से कहता है, दीपक, ले जाओ इसे। और उसके ऑफिसर संगीता की बॉडी को उधर से ले जाते हैं। तभी रोहन कहता है, रोहन, यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ रखकर आप उस एंटिटी की मदद कर रही हैं। दीपक का, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। वो कोई जानवर नहीं कि तुमने खाना दिखाया और वो भागते हुई आ जाएगी तुम्हारे में पिंजरे में। उसका तोड़ तो हम पिछले 30 सालों से ढूंढ रहे हैं पर अभी तक हमें कुछ नहीं मिला।
युक्ति, तो क्या हम यूं ही उसे खुला छोड़ देंगे? कब तक वो लोगों की हत्याएं करता रहेगा? दीपिका, सॉरी, लेकिन तुम लोग तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक हमारे पास उस एंटिटी के अगेंस्ट कोई प्लान ना हो। गौरव, हमारे पास प्लान है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम उसको खत्म कर सकते हैं। दीपिका, सरप्राइज, ठीक है, गो ऑन। CH-27 अग्नि। इसका फैसिलिटी सुबह के 12:30 बजे। गौरव, रोहन, युक्ति, सुनैना और दीपक फैसिलिटी के एक बड़े से रूम में खड़े हैं। गौरव, हम अभी कुछ तथ्य खंगालने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लगता है कि कुछ हद तक हमें उस एंटिटी की वीकनेस मिल गई है। मेरा परसेप्शन है कि वो एंटिटी केवल भैरवनाथ की शक्ति से डरती है, और जब हम भैरवनाथ के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें एक बात पता चली। वो एक पास वाले चेयर पर बैठ जाता है और आगे कहता है, भैरवनाथ के 8 अवतार माने गए हैं और हर अवतार में एक बात सामान्य है, आग उस एंटिटी की कमजोरी है। दीपक का समझ में नहीं है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? गौरखा, भैरवनाथ के भक्तों के डर का सर्वनाश वो अपने हाथ में स्थित अग्नि से करते हैं। कहते हैं कि उनके नियमित पूजा प्रार्थना से दुख, तनाव और भय दूर होता है और अग्नि उन नकारात्मक चीजों का अंत करता है। कुछ मान्यताओं में अग्नि को भैरव के सामान अपरंपरागत माना गया है, क्योंकि वो ही ऐसी शक्ति है इस संसार में है जो गुरुत्व आकर्षण के नियमों को नहीं मानती और उसके विपरीत जाकर जलती है। दीपका, अपनी जली हुई सिगरेटें बुझाकर, थ्योरी तो अच्छी है, पर मैं इसे टेस्ट करने के लिए अपने अफसर की जान जोखिम में नहीं डालूंगा। रोहना, आपको किसी की जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं, आप हमें जाने दें, हम देख लेंगे कि उस एंटिटी के क्या करना है। दीपका, गुस्से में, तुम्हें जाने हो, तुम्हें पता है तुम्हारे बचपने के कारण तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। बड़ी मुश्किल से क्लियरेंस लेकर मैंने वो केस बंद करवाया और संगीता की बॉडी हासिल की। एक और गलती और तुम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में होंगे। तो बात मानी और उस एंटिटी से लड़ने के विचार छोड़ दो। सुनने में यहाँ तक आया है कि एक पुलिस अफसर हाथ धो के इस केस के पीछे पड़ गया है और तुम सबकी जनकुंडलिनी निकलने में पड़ा हुआ है। युक्ति, सरप्राइज, पीछे पड़े हुए हैं हमारे? लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया। दीपिका, हाँ, उस अफसर को लगता है कि तुम लोग इन खून के पीछे हो, नहीं तो एक के बाद एक दो खून कैसे हो सकते हैं? तुम जब तक यहाँ हो सुरक्षित हो, जब तक तुम यहाँ हो सुरक्षित हो, लेकिन जैसे तुम इस फैसिलिटी के बाहर जाओगे, खतरा तुम्हारे सर मंडराने लगेगा और हम कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुम लोगों की भलाई इसी में होगी कि तुम हमारी बातें सुनी। ये कहकर दीपक वहां से चला जाता है और बाकी सब परेशान एक दूसरों को देखते हैं। शाम 4 बजे निवारी पुलिस स्टेशन। रवि निवारी पुलिस स्टेशन में जाता है। सिविलियन कब्जों में आसपास कुछ हवलदारों और पुलिस अफसरों को देखने के बाद वो एक अफसर के पास जाता है जो अपने सीट पर कुछ काम कर रहा है। रवि, नमस्ते। इंस्पेक्टर, नमस्ते, कहिए। रवि जी, मेरा नाम रवि है, मैं बुरहानपुर पुलिस स्टेशन से आया हूँ एक केस के सिलसिले में। क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर, हूँ जरूर, बैठिए, आप बैठिए। रवि शुक्रिया, चेयर पर बैठ जाता है। इंस्पेक्टर, चाय पियेंगे? रवि, नहीं इंस्पेक्टर, अरे पी लीजिए, निवारी की खास चाय हैं। सूरजू, जल्दी से 2 कप चाय लाना। सूरजू, ठीक है साहब। इंस्पेक्टर, अब बताइए कैसे सेवा करे आपकी? रवि, इंस्पेक्टर के बैज में देख, इंस्पेक्टर का नाम देख लेते हैं। रवि, अनूप जी। संगीता का स्केच दिखाकर, मैं इस लड़की के बारे में जानना चाहता हूं जिसकी लाश निवारी के जंगलों में मिली थी। ये लड़की को मैं कुछ दिनों से ढूंढ रहा था एक हत्या के केस को लेकर। अनूप, तस्वीर को देखकर, इसका नाम सरोज है। रवि, नहीं, इसका नाम संगीता है। अनूप, हाँ संगीता, कहिए क्या जानना चाहता है आप इसके बारे में? रवि, मुझे इसकी हत्या के विषय में जानना है और अनऑफिशियली आपकी मदद चाहिए। अनूप, जरूर। ये लड़की की लाश हमें कल पास के जंगलों से मिली। पास के गांव के चरवाहों ने इसके बारे में हमें इत्तेला दी। केस सीधा सा है, लड़की को बेरहमी से किसी जंगली जानवर ने मारा। हमें ना ही किसी तरह के औजार मिला, ना ही किसी तरह के फिंगरप्रिंट्स। केस में कोई संदेहजनक स्थिति ना देखते हुए हमने इस केस को बंद कर दिया है। रवि, बंद कर दिया? संगीता ना ही निवारी की थी ना ही बुरहानपुर की। क्या आपको इस बात का पता लगाना जरूरी नहीं समझी कि वो निवारी क्यों आई थी, कहाँ रुकी थी, किससे मिली थी? अनूप, हंसते हैं, तब चाय आ जाती है। लीजिए चाय आ गई। रवि, एक कप उठाकर, शुक्रिया अनूप। अपने चाय के चुस्की लेने के बाद, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हमें इस केस को बंद करने को कहा गया था तो हमने कर दिया। ऐसे भी इतने सारे केस हैं काम करने को, 1-2 केस अगर बंद भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? रवि, हम शुक्रिया अनूप जी। क्या आप मुझे उस जगह लेके जा सकते हैं जहां संगीता की लाश मिली? हाँ जरूर।
चंदू चंदू हवलदार चंदू आके सल्यूट करता है। रवि ये हवलदार आपको उधर लेके जाएगा। चंदू को देख साहब को उस जगह का मुआयना करवा देना। हवलदार चंदू ठीक है साथ। रवि शुक्रिया। चाय का कप रखकर रवि खड़ा हो जाता है और हाथ मिलकर कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा अनुभव मुझे भी। ये कहकर रवि उस हवलदार के साथ उस जगह चला जाता है जहां से संगीता की लाश मिली थी। थोड़ी देर मुआयना करने के बाद उससे कुछ नहीं मिलता है। फिर चंदू जो उधर अपने मोटरबाइक पर बैठा है उससे आके कहता है रवि यहाँ पास में कोई बस्ती है। बंधु हाँ सरकार एक बस्ती है कुछ दूर। रवि ठीक है वहाँ ले चलो। बंधु ठीक है बैठिए। रवि उस हवलदार के बाइक के पीछे बैठ पास के गांव में पूछताछ करने जाता है। वो आसपास के लोगों से संगीता की स्केच लेकर पूछताछ करता है लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी गांव वालों से नहीं मिलती। लेकिन रवि हार नहीं मानता। उस हवलदार के कहने के बावजूद रवि गांव में कुछ देर और रुकता है और उस हवलदार को पुलिस स्टेशन भिजवा देता है। 2 घंटे घूमने के बाद रवि थका मांडा एक शिव मंदिर के पास आके बैठता है। यो एक छोटा सा मंदिर है जिसमें अभी शिवजी की आरती संपन्न हुई। मंदिर का प्रमुख पंडित 55 साल के रवि के पास आता है उसे प्रसाद देने। पंडित लो बेटा प्रसाद लो। रवि प्रसाद लेने के बाद शुक्रिया पंडित जी। पंडित रवि को देखकर जो पका हरा है अरे बेटा तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है रुको तुम्हारे लिए मैं पीने का पानी लाता हूँ। पंडित रवि को पानी लाकर देता है जिससे पीकर रवि कहता है रवि फिर से शुक्रिया पंडित जी बहुत प्यास लगी। पंडित जी रवि के पास बैठ जाता है। पंडित कौन है तुम इस गांव के तो नहीं दिखते। रवि मेरा नाम रवि हूँ मैं पुलिस में काम करता हूँ और बुरहानपुर से आया हूँ। मैं एक खून के सिलसिले में निवारी आया हूँ। पंडित ठीक है। पंडित जी उठ के जाने वाले होते हैं तब रवि पंडित जी संगीता की स्केच निकलकर क्या आपने इसे देखा है। पंडित जी संगीता का स्केच देखकर पंडित जी हर जाते हैं असंभव। रवि क्या हुआ क्या आपने इससे देखा है। पंडित जी हो बेटा इसके मृत्यु के पहले इससे देखा। रवि क्या मृत्यु के पहले। CH-28 मंधन शाम के 5:30 बजे। पंडित जी दिया जलाकर मंदिर के प्रांगण में रखते हैं। रवि को पंडित जी की बात सुनने के बाद थोड़ी स्फूर्ति आ जाती है और उसे लगता है कि इतने लोगों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार उसे कोई मिल गया जो संगीता के मौत के बारे में कुछ जानता हो। पंडित जी जो दिए जलाकर मंदिर के गर्भगृह में घाली रखने के लिए आते हैं और उनके पीछे पीछे रवि दरवाजा तक आता है और कहता है रवि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या हुआ था उस लड़की को जरा संक्षेप में बताइए। पंडित जी रवि को देखते हैं फिर शिव जी की प्रतिमा का प्रणाम कर गर्भगृह से बाहर निकल रवि से कहते पंडित जी मैं एक ब्राह्मण हूँ और निवारी आने से पहले कई साल तक मैं इटावा में रहा और वहाँ यमुना नदी के पास स्थित महाकाली मंदिर के प्रमुख पंडितों में से एक था। ये वही मंदिर है जहाँ अश्वत्थामा नियमित रूप से आते हैं पराशक्ति की पूजा करने के लिए। रवि फिर पंडित जी रवि की ओर देखकर ऐसे कई गुमशुदा लोगों की खबरें आया करती थी जो इटावा से थे और धीरे धीरे लोग इन घटनाओं के पीछे किसी दिव्या शक्ति के हाथ होने का अंदेशा करने लगे। एक दिन यमुना नदी के पास एक शव मिला जो पूर्ण रूप से कटा शत विक्षत था और उस शव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। फिर पुलिस ने उस शव को अपने साथ ले गए और फिर उसके बाद मैंने ऐसी कोई खबर उस शय को लेकर नहीं सुनी। रवि थोड़ा सा बेसब्र होते हुए पर पंडित जी मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। पंडित जी रवि को देखकर मैं वहीं जा रहा हूँ बेटा। 2 दिन पूर्व मध्य रात्रि जब मैं घर जा रहा था तब मैंने इस लड़की को जंगल में तांत्रिक क्रिया करते हुए देखा था। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया लेकिन पास से देखने पर मुझे उस लड़की का शरीर स्वाहु उस शव को सामान दिखा जिसे मैंने इटावा में देखा था। रवि तो आपको लगता है कि उसकी मौत अश्वत्थामा के कारण से हुई है। पंडित जी हाँ बेटा वो अश्वत्थामा के श्राप के कारण से मारी गई हैं। रवि हे भगवान निवारी आके भी कोई फायदा नहीं हुआ। शुक्रिया पंडित जी आपके मदद के लिए। ये कर रवि जा रहा होता है। पंडित जी बेटा यही सत्य है तुम मानते क्यों नहीं इस बात को। रवि चलते चलते रुक जाता है वापस पंडित जी के पास आता है और कहता है पंडित जी मैं बुरहानपुर से हूँ और ऐसी काल्पनिक कहानियों मैंने कई बार सुनी हैं और इसमें मुझे तनिक भर भी सच्चाई नहीं दिखती। मेरे लिए आंखों से देखा हुआ सच ही मायने रखता है। इसके अलावा मेरे लिए सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या ये कहकर रवि मंदिर से बाहर चला जाता है। पंडित आंखों से देखा हुआ सच भी कभी कभी मिथ्या होता है। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। रात 8:30 बजे इस फैसिलिटी गौरव अपने कमरे में कुछ सिक्कों को निहार रहा है। तभी दरवाजा पर कोई खटखटाता है। गौरव आ जाओ। युक्ति कैसे हो गौरव। गौरव युक्ति आओ बैठे। युक्ति आके गौरव के पास चेयर में बैठती हैं और कहती हैं युक्ति मुझे माफ करना गौरव किस चीज़ के लिए। युक्ति तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे घर में आई थी
इस केस को लेकर तब तुमने मुझे इस केस को ना लेने की हिदायत दी थी और मैंने साफ साफ माना कर दिया। मैं सोच रही थी कि हम इस केस को बाकी सब केसेस के भांति सॉल्व कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा हमारे साथी मारे गए और अब हम यहाँ कैद हैं। पुलिस हमें ढूंढ रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस केस को कैसे सुलझाऊं। युक्ति ने भरोसा खो दिया और कोई रास्ता ना देख वो गौरव के पास आई हैं अपने दर्द बांटने के लिए। गौरव, युक्ति, इस केस में जुड़ने के बाद मेरे साथ कुछ चीजें हुई जो मैंने तुम्हें और हमारी टीम को बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन अब मैं उन 2 चीजों को बारे मैं तुम्हें बताना वाला हूँ। सिक्का दिखाकर, ये सिक्के मुझे पहले बार असीरगढ़ के किले पर मिले थे, तुम्हें याद है? वहां मंदिर के सीढ़ियों पर कुछ भिखारी बैठे थे, उन्हीं में से किसी ने मुझे ये सिक्के वापस किया थे। इन सिक्कों को जब मैंने अपने हाथ में लिया तो मैं भौचक्का रह गया। ये कोई मामूली सिक्के नहीं, इनमें से एक विस्मय प्रकार की ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा हमें पवित्र स्थलों पर महसूस होती है और समय के साथ इन सिक्कों की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। मैंने युक्त, क्या तुम्हें याद है कि ये सिक्के किसने दिए थे? गौरव, हाँ, मैंने उस बंदे के देखा जरूर था, लेकिन उस समय मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और अगली बार जब हम उधर गए तो वो आदमी मुझे कहीं नहीं मिली। युक्ति, ठीक है, तो दूसरी घटना क्या है? गौरव, दूसरी घटना तब की है जब हम ट्रेन से बुरहानपुर आ रहे थे। मेरे सामने एक भूत से हुआ जो हम पे नजर रखे हुए था और मुझे साफ साफ शब्दों में बुरहानपुर ना जाने की और केस में काम ना करने की हिदायत दी थी, जो मैंने नहीं मानी। युक्ति, उस सांपे को तुमने फिर से देखा? गौरव, नहीं, फिर वो नहीं देखा। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है इन घटनाओं के बारे में, इसी में किसी कारणवश डिकोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं। अब जो भी हो, मुझे इस केस को तह तक पहुंचना है। युक्ति, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? गौरव, हो पूछो। युक्ति, 3 दिन पहले क्या हुआ था तुम्हारे साथ, जब तुम अचानक से भारी सर दर्द के कारण एडमिट हो गए थे? क्या उस डायन ने तुम्हें भी नियंत्रित करने की कोशिश की? गौरव, नहीं, उस डायन ने नहीं, लेकिन एक अजीब सा साया मेरा पीछा कर रहा है। उस साय के भयानक सपने आते हैं मुझे और मुझे लगता है उसी के कारण मैं यो सब देख और सोच सकता हूँ जो आम इंसान नहीं कर सकते। मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि मुझे ये दिव्या शक्ति मिलने का कारण क्या है। इस शक्ति के कारण मैंने अपने पिता और अपने परिवार को खोया, लेकिन अब तुम लोगों को खोने नहीं चाहता। युक्त, शुक्रिया गौरव, प्रोत्साहन देने के लिए। वैसे भी इन फैसिलिटी के अफसरों को हमारे ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं है, इसलिए हम पे इन लोगों ने ट्रैकिंग मशीन्स, पैरों पे लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लगवा दिया ताकि हमारी गतिविधि पर नजर रख सके। उधर गौरव और युक्ति के ऊपर इसके अफसरों की नजर है और कैमरास के जरिए उनके पल पल की गतिविधियों को जांचा परखा जा रहा है। सुनैना, आह, तभी सुनैना की आवाज़ सुन इसके अफसर और गौरव और युक्ति बौख जाते हैं। युक्ति, ये तो सुनैना की आवाज़ है। गौरव, चलो देसाते हैं, क्या हुआ उसे? ये कहकर गौरव और युक्ति उस कमरे के बाहर भाग जाते हैं। CH-29 भयावह प्रयोग। रात 9:30 बजे, एक अनजाना जंगल। एक अंधेरे अनजाने जंगल में अश्वत्थामा एक साधु के भांति जंगल में आगे बढ़े जा रहे हैं। उनके हाथों में कमंडल, योगदंड और एक लंबी लकड़ी है जिसकी सहायता से वे चल रहे हैं। उस अमावस्या के रात के कारण पूरा जंगल बेहद भयावह प्रतीत हो रहा है। तभी नज हवा का झुका उस जंगल में आता है और उसके वैद से अश्वत्थामा के सर का ढाका हुआ कपा उतर जाता है, जिसके कारण से उनका बड़ा लाल धाव दिखने लगता है। अपने घाव को वापस ढककर अश्वत्थामा आसमान की ओर देखते हैं। अश्वत्थामा, आज बेहद ही काली रात, महादेव अपने भक्तों की रक्षा करना। इस फैसिलिटी, एक बेहद ही भारी मुक्के से इसका अफसर दीवार से टकराकर मूर्छित हो जाता है। ये घुसा किसी और ने नहीं बल्कि सुनैना ने मारा है, संगीता की भांति। सुनैना के भी भंवरे तने हुए हैं, उसकी आंखें की दमक बढ़ जाती हैं और एकदम अजीब बिहेव करने लगती है। सुनैना, जाने दो मुझे। सुनैना की शक्ति बेहद ही बढ़ चुकी है और उसने 4-5 अफसरों को पहले से ही घायल कर दिया है। वो आसपास देखती हैं और उसे हर तरफ इसके अफसर दिखाई दे रहे हैं। इतने में गौरव और युक्ति वहां आते हैं। युक्ति, सुनैना को देखकर वो हट जाती हैं और चितक कर कहती हैं, सुनैना। गौरव, सुनैना, उसका सामना करो, सामना करो। सुनैना गौरव की बातें सुनकर अपने आप को उस राक्षसी के गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती है। इतने में दीपक और 1-2 अफसर उधर आते हैं। दीपक, क्या हो रहा है? माय गॉड, सुनैना अब हद से बाहर हो जाती है। कुछ लोग उस पर तेसर से हमला कर उसे घायल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सभी अफसरों को उठाकर दूर फेंक देती हैं जो उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। जूनियर अफसर, इतनी आवाज़ें सुन उच्चा रोहन आ जाता है और सुनैना को जानवरों की तरह अपने हाथों पर पैरों पर चलता देख डर जाता है। रोहना, सुनैना, चिल्लाकर। सुनैना, अब सुनैना पूरी तरह से उस भूतनी के कब्जे में है।
उसके चेहरे और हाथों में भयावह परिवर्तन देखने मिलते हैं। उसकी दांत और नाखून बाज जाते हैं और आंख काली हो जाती हैं। चिंघाड़ते हुए वो पास के एक बड़ी खिड़की की ओर भागती हैं। ये देख दीपक अपनी बंदूक निकलता है और सुनैना की ओर गोली चला देता है, लेकिन एमवक्त पर रोहन दीपक को धकेल देता है, बोहन नाहिनन, जिसके कारण से दीपक का निशाना चूक जाता है और सुनैना खिड़की तोड़ के बाहर निकल जाती है। दीपका रोहन को गुस्से में देखकर, बेवकूफम, क्या किया तुमने? रोहना, तुम्हारे गोली से सुनैना मर सकती थी। सभी खिड़की की ओर भागते हैं। सुनैना 120 फीट के बिल्डिंग से छलांग मार फैसिलिटी के गेट की तरफ भागती है। तभी दीपक अपने सैटेलाइट फोन पर सभी अफसरों को कहता है, दीपक, दिस इज कोड रेड, आई रिपीट कोड रेड, अटैक द गर्ल अप्रोचिंग द गेट। सभी अफसर ये सिग्नल सुनने के बाद अपनी बंदूकें निकाल सुनैना की ओर गोली मारने लगते हैं, लेकिन वो सुनैना की रफ्तार पकड़ ही नहीं पाते। पालक झपकते ही अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे देख इसके सैनिक भी बौख जाते हैं। चिल्लाते चीखती हुई सुनैना वहां पड़े भारी इनोवा गाड़ी उठाकर एकदम वेग से गेट की ओर फेंकती है, जिसके कारण पूरा गेट टूट जाता है और सब सैनिक पे देख वहां से भाग जाते हैं। गेट को तोड़कर सुनैना फैसिलिटी से बाहर चली जाती हैं और बड़ी बड़ी छलांगे मारकर गायब हो जाती हैं। इतने में दीपक, रोहन, युक्ति, गौरव और कुछ अफसर गेट के पास भाग के आते हैं, घायलों के देशक। दीपक अपने जूनियर अफसर की ओर देखकर, इन सबको जल्दी से मेडिकल असिस्टेंस दो। जूनियर अफसर, ठीक है सर, ये कहकर बाकी के अफसर वहां से चले जाते हैं। दीपक फिर अपने फोन पर सभी को इत्लाह करके कहता है, दीपक, फैसिलिटी को जल्दी से सील करो, रिपीट सील करो और जल्दी से टैग टीम को रेडी करो, जल्दी से। ये कहकर दीपक अपना फोन डिस्कनेक्ट कर रोहन और बाकियों को देख के कहता है, दीपका, देखा तुम कितने भयानक चीज से डील कर रहे हो। अच्छा होता कि तुम कभी बुरहानपुर आते ही नहीं। सभी शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। दीपक रोहन की ओर देखकर, अगर आज मैं उसे गोली मारी होती तो सिर्फ सुनैना शायद मरती, लेकिन अब वो जितने भी लोगों की मारेगी उसके जिम्मेदार तुम होंगे। रोहन, मैं मानता हूं कि मेरे कारण से आपने अपना निशाना चुका, लेकिन उस पर गोलियों को असर नहीं हो रहा था। ये तो आपने खुद ही देखा। सबसे बड़ा सवाल, अब आप क्या करेंगे? दीपका, सुनैना को ढूंढना पड़ेगा, हमें उसके पैर में लगे ट्रैकिंग मशीन की मदद से उसको खत्म करना होगा। युक्ति, आप सुनैना को मरोगे? दीपक, हाँ, अगर कोई चारा नहीं बचा तो? रोहना, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि उसने सुनैना पर अपनी पकड़ बनाई कैसे। वो तो बिल्कुल ठीक थी और कोई मानसिक तनाव भी नहीं था उसे। दीपका, ये तो हमें ऊपर जाकर ही पता लग सकता। सभी उधर जाते हैं जहां पर सुनैना को आखिरी बार होश में देखा गया था। सुनैना के कमरे में दीपक और बाकी सब आते हैं। दीपक फोन लगाकर कहता है, दीपका, जल्दी से सुनैना की केयरटेकर को ऊपर भेजो, जल्दी से। केयरटेकर जल्दी से ऊपर आती हैं और अपना ब्यौरा दीपक को देती हैं। उधर रोहन और युक्ति कमरे की छानबीन कर रहे हैं और गौरव सुनैना के कमरे के बाथरूम को चेक कर रहे हैं। केयरटेकर कहती है, केयरटेकर सर, मैं जब ऊपर आई तब सुनैना मैडम बाथरूम में थी। वो तब तक ठीक थी, पर अचानक से चिकने और चिल्लाने लगे जब वो बाथरूम में थी। मैंने तभी सीनियर अफसर कमलेश को इस बात की जानकारी दे दी। रोहन, क्या बाथरूम? दीपक, ये कैसे हो सकता है? तुम कह रही हो कि वो एंटिटी बाथरूम में थी? केयरटेकर, नहीं सर, उनके अलावा बाथरूम में और कोई नहीं था। दीपक, ठीक है, तुम जाओ। केयरटेकर, जी सर, ये कहकर वो चली जाती है। दीपक, जल्दी से सुनैना की केयरटेकर को ऊपर भेजो, जल्दी से। केयरटेकर जल्दी से ऊपर आती हैं और अपना ब्यौरा दीपक को देती हैं। उधर रोहन और युक्ति कमरे की छानबीन कर रहे हैं और गौरव सुनैना के कमरे के बाथरूम को चेक कर रहे हैं। केयरटेकर कहती हैं, केयरटेकर सर, मैं जब ऊपर आई तब सुनैना मैडम बाथरूम में थी। वो तब तक ठीक थी, पर अचानक से चिकने और चिल्लाने लगे जब वो बाथरूम में थी। मैंने तभी सीनियर अफसर कमलेश को इस बात की जानकारी दे दी। रोहना, क्या बाथरूम? दीपक, ये कैसे हो सकता है? तुम कह रही हो कि वो एंटिटी बाथरूम में थी? केयरटेकर, नहीं सर, उनके अलावा बाथरूम में और कोई नहीं था। दीपक, ठीक है, तुम जाओ। केयरटेकर, जी सर, ये कहकर वो चली जाती है। दीपक, बाकी लोगों को देखकर, लेकिन ऐसे कैसे वो एंटिटी सुनैना पे हावी हो गई? युक्ति, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरव, बाथरूम के शीशों को देखकर वो आईने के आर पार देख सकती है। दीपक, मतलब? गौरव, बाथरूम से निकलकर और फिर रोहन और संगीता की ओर देखकर, याद है संगीता के वार्ड के दीवार का कुछ हिस्सा कांच का बना था। मुझे लगता है कि एक बार कोई उस एंटिटी की आंखों में देख ले तो वो उसके काबू में हो जाता है। युक्ति, लेकिन फिर शक्ति का क्या? रोहन, शायद उसके घर के शीशों से उसने उस पर अपना गिरफ्त बनाया और शक्ति की आईसीयू वार्ड भी तो शीशे की बनी हुई थी।
युक्ति की ओर देखकर, और तुम्हें याद है वो विक्टिम जिसको कमरे में बंद करके रखा हुआ था? उसके कमरे में ना ही कोई आईना था ना ही कोई पानी, इसलिए वो बच गया। दीपक का हम्म। सुप्रीत सिंह। इतने में दीपक के फोन पर एक कॉल आता है। दीपक कॉल पिक करने के बाद दीपक का हेलो, ठीक है, टैग टीम को रेडी करो, ठीक है। दीपक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। युक्ति क्या हुआ? दीपक का सुनैना की लोकेशन मिल गया, 10 मिनट में हम निकल रहे हैं। गौरव तो हमें ले चलिए, एक भयावह प्रयोग नहीं होना चाहिए। दीपक का ठीक है। CH-30 सामना, अनजान जंगल का क्षेत्र, रात के 11:30 बजे। 3 इसके हेलीकॉप्टर में दीपक, गौरव, रोहन और युक्ति और कुछ इसके अफसर सुनैना का पता लगाने के लिए रात में निकल पड़े हैं। सुनैना के पैर में लगे डिटेक्शन डिवाइस की सहायता से उसका पता दीपक और उसकी टीम लगा रहे हैं। एक अलार्मिंग डिवाइस से सुनैना का लोकेशन पता चल रहा है, जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। उन डिवाइसेस में से एक दीपक के हाथ में है और वो कॉन्स्टेंटली सुनैना के मूवमेंट्स मॉनिटर कर रहे हैं। उन तेज हवाओं के बीच सभी ने सीट बेल्ट और एक हेडसेट लगाया हुआ है और हेडसेट की मदद से वो एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। दीपका, सुनैना के मूवमेंट्स मशीन में देखकर, ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस अफसर ये तो 43 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से भाग रही हैं, बिल्कुल उसेन बोल्ट के स्पीड जैसी है इसकी स्पीड, लेकिन ये पिछले 1.30 घंटे से इक्वल्स भाग रही हैं और थकावट के कोई संकेत इसने दिए हैं नहीं। युक्ति, वो सुनैना नहीं, एक शैतान है। इसके अफसर जो भी हो, इसके रोक पाना अभी मुश्किल लग रहा है। रोहन, जो अभी तक चुपचाप हेलीकॉप्टर से बादलों के पार देख रहा था, उसके मन में एक अजीब सा मंथन चल रहा था। उसे देख दीपक पूछता है, दीपका क्या हुआ रोहन, इतने चुप क्यों हो? रोहना बेस यूं ही सोच रहा था कि कैसे इस दानव को रोकेंगे। हम सुनैना को रोक नहीं पाए तो उस एंटिटी के सामने तो हम खड़े हो ही नहीं सकते। दीपका, गौरव को देख के, जैसे मैंने कहा था, कुछ सवालों के जवाब हमारे पास भी नहीं है और ये एंटिटी उन सवालों में से एक है। अब मेरे पास तुम्हारी थ्योरी तरह करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। गौरव, आप चाहे तो हमें अकेले इसे हैंडल करने दे, आप और आपकी टीम वापस जा सकती है। दीपका, नहीं, मेरे फैसिलिटी से पहले एक मेंबर की हत्या हो चुकी है और अब दूसरी कतार में है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मुझ पर मेरे सीनियर्स द्वारा सवाल उठाए जाएंगे और मैं अपने आप को ऐसी सिचुएशन में देखना नहीं चाहूँगा। बहरहाल, मुझे अपने अफसरों की बहादुरी पर पूरा भरोसा है। हम सुनैना को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इतने में हेलीकॉप्टर का पायलट दीपक को देख अपने हाथों से हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने का इशारा करता है। तीनों हेलीकॉप्टर एक के बाद एक उस सुनसान जंगल में उतारते हैं और सारे लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उतर जाते हैं। दीपक के पास एक इसका अफसर आता है और कहता है, जूनियर अफसर सर, सुनैना की लोकेशन चेंज नहीं हो रही, वो एक ही जगह रिफ्लेक्ट हो रही है। दीपका, कितनी दूर? जूनियर अफसर, यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर अंदर। दीपका, ठीक है। अपने अफसरों को देखकर सभी अपने डिटेक्शन देवी केस पहन ले और रेडी रहे। सुनैना पिछले 10-15 मिनट से एक जगह पर ही खड़ी हैं। हमें जल्दी से ढूंढकर उसे यहाँ से ले जाना होगा, समझ गए? इसके सैनिका पस सर। दीपका, बॉयज गियर अप, अब से ताकत टीम 3 अलग अलग टुकड़ियां बनाकर जंगल में जाएंगी। अपने रेडियो कुछ भी हो ऑन रखना और जब तक ऑर्डर ना मिले कोई सुनैना पर हमला नहीं करेगा। इस तहत क्लियर? इसके सैनिका, यस सर। दीपका, अभी 2 टुकड़ियां बाएं और दाएं भाग के जंगल से जाएगी और तीसरी टुकड़ी के साथ मैं और मेरे आदमी जाएंगे। ऑल दी बेस्ट बॉयज फॉर द मिशन। इसके सैनिका, थैंक्स सर। अपने निर्धारित प्लान के तहत 2 ग्रुप जंगल की ओर अग्रसर होते हैं और तीसरी ग्रुप में दीपक और बाकी सब अपने तहत प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। गौरव, रोहन और युक्ति दीपक और अन्य सदस्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। उस अमावस की रात को देखकर युक्ति कहती है, युक्ति, आज अमावस की रात है, उस डायन की शक्ति बढ़ी हुई होगी। दीपक और उसके ऑफिसर सुनैना को ट्रैक करते हुए जंगल की ओर आगे बढ़े जा रहे हैं। जूनियर अफसर यहाँ से और सभी उस जूनियर अफसर को फॉलो करते करते आगे बढ़े जा रहे हैं। हाथों में टॉर्च और बंदूक के लिए एक सैनिक की टुकड़ी दीपक के आगे और पीछे के लोगों को प्रोटेक्ट करती हुई बढ़े जा रहे हैं। अचानक से एक बड़े से चमगादड़ को देख युक्ति चिल्ला देती है। तभी रोहन उसके मुंह को कवर कर देता है। जंगल के उस हिस्से में बहुत ही बड़े आकर के चमगादड़ पेड़ से उल्टे लटके हुए थे। दीपक अपनी टीम को इशारा कर वहां से चुपचाप निकलने की हिदायत देता है। थोड़ी दूरी चलने के बाद रोहन युक्ति के चेहरे से अपना हाथ हटा देता। रोहना, कैसी हो युक्ति? अभी ठीक लग रहा है। युक्ति, शुक्रिया रोहन, इतने विशाल चमगादड़ इसके पहले मैंने कभी देखे ही नहीं। 15-20 मिनट चलने के बाद दीपक अपने अफसर को पूछता है, दीपक, अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? जूनियर अफसर, सर, पास में ही हो, थोड़ी दूर में हम पहुंच जाएंगे। गौरव, अपने मन में, हम गलत रास्ते की ओर जा
रहे हैं, ये सही रास्ता नहीं है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो टुकड़ी रुक जाती हैं, वहां पर और एक टुकड़ी पहले से ही मौजूद है। उस टुकड़ी का कमांडर दीपक को देख कहता है, दूसरी टुकड़ी का कप्तान सर। दीपक, तुम पहले पहुंच गए, आसपास देखते हुए। सुनैना मिली। दूसरी टुकड़ी का कप्तान नहीं सर, पर हमें ये मिला, सुनैना की ट्रैकिंग मशीन। दीपक भाग के आके उस मशीन को लेकर उसका मुआयना करता है। कहाँ मिला ये तुम्हें? दूसरी टुकड़ी का कप्तान सर, हाथ दिखाकर। इस पेड़ के ऊपर के तन्ने में फंसा हुआ था। दीपक गुस्से में, शिट, हमने सुनैना को खो दिया, अब कैसे पता लगाएंगे उसका? गौरव, नहीं, हमने उसे नहीं खोया है, वो आसपास ही है। मैं उस डायन को महसूस कर सकता हूँ। हो सकता है सुनैना खतरे में हो, हमें जल्दी करनी चाहिए। तीसरी टुकड़ी का एक सैनिक। गोलियों की जोरदार आवाज और लोगों की डरावनी चीखें जंगल के दूसरे शिरे से आ रही हैं। दूसरी टुकड़ी का कप्तान सर, अभी तक हमारी तीसरी टुकड़ी नहीं दिखी, उन पर हमला तो नहीं हुआ? दीपक, नहीं पता। गौरव को देखकर, किधर चलना है? गौरव, मुझे इस जगह से उस डायन की मौजूदगी महसूस हो रही है, आवाज़ों की तरफ इशारा करते हुए। दीपक का टीम, लेट्स मूव। वो अपना रेडियो निकलकर अपने तीसरी टुकड़ी से बात करने की कोशिश करता है। हेलो अल्फा टांग, अल्फा टांग, रेस्पॉन्ड। लेकिन दूसरी ओर से कोई रिस्पांस नहीं आता। फिर भी दीपक कोशिश करता रहता है बात करने की। दीपक, अल्फा टांग, रेस्पॉन्ड। रिपोर्ट टू यूनिट हेड, रिपोर्ट टू यूनिट हेड, बेंजामिन। सरताज, रेस्पॉन्ड यू डैम इट। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता, सिर्फ लोगों के मरने की चीखें सुनाई देती हैं। दीपक, ये एक जाल है, उस एंटिटी ने फंसाया है हमें। टीम, स्पीड ऊपर मूवमेंट। दीपक की टीम गति पकड़ती है और दोनों ही यूनिट बड़े ही सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद दीपक की टीम कुछ कटती शती लाशें मिलती हैं। उनके नब्ज चेक करने के बाद यूनिट 1 का कमांडर दीपक को देख के, ये मर चुका है। तभी एक और सैनिक उधर आता है और दीपक से कहता है, यूनिट 2 का सैनिक, सर, हमें 2 लोग घायल मिले हैं, लेकिन खून बहुत बह चुका है। दीपक का, कुछ लोग यहाँ रुककर घायल और मृत सैनिकों का पता लगाओ और जो घायल हैं तुरंत उन्हें मेडिकल असिस्टेंस प्रदान करो। अपना बंदूक निकाल के, आज इस दाया का खात्मा होकर ही रहेगा। दीपक का गौरव की ओर देखकर, और कितनी दूर? गौरव, उस एंटिटी का ऑरा बेहद शक्तिशाली हो गया है। वो ज्यादा दूर नहीं है, उधर जंगल के बीचों बीच जहाँ कोई बड़े पेड़ नहीं है। सुनैना उसी हिस्से में घायल पड़ी है। तभी वो बदसूरत डायन उधर आती हैं और अपने नाखून बड़े कर सुनैना को देखने लगती हैं और वो डायन चिल्लाकर अपने जैसे दिखने वाले 8 और चुड़ैलों को अपने अंदर से निकलती हैं, जो सुनैना और उस मुख्य एंटिटी को 8 जगह से घेर के खड़े हो जाते हैं। वो एंटिटी अब अपने नाखूनों से सुनैना के शरीर पर विस्मय प्रकार के चिन्ह बनाती है, लेकिन उन धावों से निकलते हुए खून का सुनैना को महसूस नहीं होता और वो जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। तभी गौरव और बाकी की टीम ऊंचा आती है और उस भयानक डायन को सुनैना के इर्द गिर्द पाती है। युक्त सुनैना के शरीर पर उस चुड़ैल द्वारा निर्धा बनाते देख, ये क्या कर रही है सुनैना को? गौरव, किसी प्रकार की शैतानी प्रथा है। दीपका, अपने टैग फोर्स को देखकर और अपने गन को सेट करके, आज इस डायन का खात्मा हमारे हाथों होगा।